हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जो है चैप्टर 22 शुरू किया था। ठीक है, मानव का जो पाचन तंत्र है वो, उसके अंदर हम लोगों ने आहार नाल शुरू किया था। और जो लास्ट आपके 2 वीडियोस है उसके अंदर हम लोगों ने पाचन का जनरल इंट्रोडक्शन देखा। फिर हम लोगों ने मुख शुरू किया था। मुख के अंदर हम लोगों ने जो तालु है और जो दांत है, दांतों की विशेषता, दांतों की संरचना और दांतों के प्रकार, वो हमने पढ़ा है। ठीक है, अब उसके बाद जो है हमारी मुख गुहा है, उस मुख गुहा के अंतर्गत जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारी बाकी रह रही है वो है हमारी जीवा, है ना। जीवा के बाद जो आहार नाल का नेक्स्ट पार्ट आएगा वो ग्रसनी शुरू हो जाएगा, लेकिन पहले हम लोग जीवा को समझेंगे। जीवा क्या है? तो जीभ जिसको हम लोग बोलते हैं, तो एक मुख के अंदर जो है स्नायु और पेशियों से बनी जो संरचना होती है, जो कि क्या करती रहती है, मूव करती रहती है, लाइक मूव करती है ना जीभ। तो ये जो संरचना है वो हमारी क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। ये एक हमारी ज्ञानेंद्री भी है, क्योंकि क्या करती है, जो टेस्ट होता है, भोजन का जो स्वाद होता है, वो हमें इससे क्या होता है, पता चलता है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 में से जो जीभ है वो भी क्या है, एक ज्ञानेंद्रिय है ना। तो 5 ज्ञानेंद्रिय मालूम है कौन कौन सी है? कौन सी है? त्वचा हो गई, कान हो गया, आंख हो गई, नाक हो गई और जीभा हो गई हमारी। ठीक है, तो ये ज्ञानेंद्रियां हैं, उसमें से जीभ जो होती है। अब जीभ का जो कार्य दे रखा है, स्वाद को चखना, टेस्ट हमको पता चलता है, क्योंकि इस जीभ के अंदर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। ऐसी छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है जो क्या करती है, भोजन के स्वाद को पहचानने का काम करती है। उन संरचनाओं को हम स्वाद कलिकाएं कहते हैं। तो स्वाद कलिकाएं जो होती है वो भोजन का टेस्ट हमें पता लगाती है कि खट्टा है, नमकीन है, कैसा है। फिर उसके बाद है बोलना और फिर निगलना, ये सारे काम है। ठीक है, अब जो जीभ है वो आप देखो, इसे वी आकार की इसकी संरचना मानी जाती है ना। अब जो जीभ होती है उस वो क्या होता है, आप लोग देखो, जैसे कि किसी व्यक्ति की मुख गुहा है, ये उसके ओष्ठ हो गए, ये मुख गुहा हम लेते हैं। तो ये जो जीभ है वो यहाँ नीचे क्या होती है, आगे से फ्री होती है, लेकिन पीछे से क्या होती है, चिपकी हुई होती है। अगर नहीं होगी तो बाहर लटक के गिर जाएगी, है ना, हम जैसे ही बोलेंगे। तो आधारी ऊपर से तो फ्री है, हम किधर भी घुमा सकते हैं, लेकिन इसका पीछे वाला भाग जो है, नीचे वाला जो तल है मुख गुहा का, आधार तल, उससे चिपकती और चिपकाने का काम जो उत्तक करता है, उसे हम बोलते हैं फ्रेनुलम। फ्रेनुलम लिंगुअम। ठीक है, फ्रेनुलम लिंगुअम जो है वो उसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये है फ्रेनुलम लिंगुअम जो है, इसको चिपकाने का काम करते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है और 10th से पढ़ रहे हो इस चीज को। फिर उसके बाद आता है, हम जीभ की संरचना को देखते हैं। तो अगर जीभ की संरचना पे आप लोग देखते हो तो हाँ, तो जीभ की जो संरचना है, उस जीभ के ये जो वी आकार है, उसमें ऊपर की तरफ, नीचे की बात नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाला जो तल होता है, सामने वाला जो तल होता है, उस पे छोटे छोटे उभार पाए जाते, खुरदरी होती है हमारी जीभ, है ना। खुरदरी जो जीभ होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि इस जीभ के ऊपर क्या पाए जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं, और उभारों के अंदर छोटी छोटी स्वाद कलिकाएं होती हैं। ठीक है, जो उभार होते हैं, यानी ये सपोज ये जीवा है, इसका ऊपर वाला तल है, उसके ऊपर छोटे छोटे जो आपको उभार दिखते हैं, उन्हें तो हम कहते हैं पेपलिया। क्या बोला जाता है? पेपेलिया बोला जाता है। और इन पेपेलिया के अंदर स्वाद कलिकाएं होती हैं। क्या होती है? स्वाद कलिकाएं होती हैं। ये स्वाद कलिकाएं स्वाद को पहचानती है, और इसके बाहर जो होता है वो होता है पेपिलिया। समझ आ गया? तो ये इसके ऊपर पाए जाते हैं, इसीलिए हमारी जो जीभ होती है वो एकदम चिकनी नहीं है, हमारी खुरदरी फील होती है। समझ आ गया होगा? अब ये जो पेपेलिया है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो पेपेलिया 4 प्रकार के होते हैं। पहला है फिलीफॉर्म, दूसरा फंगीफॉर्म, तीसरा पॉलीहेट और चौथा है वेलेट। ठीक है, तो फिलीफॉर्म जो होता है वो जीभ में आगे वाले हिस्से की तरफ होता है, ऊपर की तरफ, ध्यान रखना, आगे वाला हिस्सा होता है। फंगीफॉर्म इसके पीछे ये जो बीच वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये पूरा जितना भी बचता है उस पे होते हैं। फिर फॉलियट इधर साइड में होते हैं इस तरीके से, और वैलेट ये पीछे की तरफ यूं ऐसी ऐसी शेप बनाते हैं, वी आकार की शेप बनाते हैं, मतलब यूं।
इसको ऐसे मान सकते हो कि ये जो होते हैं ये ऐसे वी आकार की शेप जो है जीभ पे बनाते हैं। वेलेट, समझ आ गया? तो कितने तरीके के हो गए हमारे पेपेलिया? 4 तरीके के, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, फॉलिएट और वेलेट। 3 एफ है, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, फॉलिएट। अब देखो फिलीफॉर्म आगे की तरफ होते हैं, साइज में छोटे छोटे होते हैं, और ये क्या करते हैं, जो हम भोजन के कण लेते हैं मुंह में उनके साथ घर्षण बढ़ाने का काम करता है। जीभ और भोजन जो है उसके बीच में घर्षण को क्रिएट करते हैं। उस घर्षण की वजह से जो भोजन है वो मुंह में क्या कर पाता है, अच्छे से घूम पाता है। घूमेगा तभी उसमें क्या होगी, मिक्स होगी लार, और लार मिक्स होगी तभी जाके स्टार्च का या मंड का क्या होगा, पाचन होगा भोजन में उपस्थित। इसलिए भोजन में लार का मिक्स होना जरूरी है ना। तो फिलीफॉर्म घर्षण को बढ़ाते हैं ताकि भोजन जो है मुख में अच्छे से घूम पाए, और भोजन अच्छे से घूम पाए तो उससे क्या होगा कि जो लार है वो अच्छे से मिक्स हो पाएगी। फिर उसके बाद फिलीफॉर्म की अपेक्षा थोड़े बड़े होते हैं फंगीफॉर्म। कैसे उनके बड़े होते हैं, आकार के अंदर उभार, जो कि जीभ के बीच वाले हिस्से में पाए जाते हैं। फिलीफॉर्म के बाद बीच का जो हिस्सा होता है वहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जो टेस्ट का पता लगाने में मदद करती है। फिर आता है फॉलिएट, पान के आकार के होते। कैसे होता है, पान का पत्ता देखा ना, तो पान के पत्ते के समान होते हैं। ये इधर साइड में होते हैं इस तरीके से, दोनों जीभ के इधर किनारे पे साइड में होते हैं ना, तो ये फॉलिएट होते हैं पान के आकार। इनमें भी स्वाद कलिकाएं होती है, टेस्ट को पता लगाने में मदद करते हैं। और लास्ट में जो जीभ के पीछे वाले हिस्से में क्या होते हैं, वेलेट होते हैं, जो पीछे ही पीछे पाए जाते हैं। ये भी टेस्ट का पता लगाने में मदद करते हैं। अब देखो हम लोग देखते हैं कि कौन सा हिस्सा जीभ का कौन सा टेस्ट पता करने में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आगे वाला हिस्सा, हम सबसे जितनी भी चीजें होती, मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं वो कौन सी चीजों को खाना पसंद करते हैं। सबसे पहले आपके पास खट्टा रखा है, नमकीन रखा है, चरखा रखा है, कड़वा रखा है, सबसे पहले आप किसको लेना पसंद करोगे, मीठा। तो आगे आगे वाला हिस्सा मीठे का टेस्ट पता लगाता है। फिर उसके बाद जब ज्यादा मीठा खा लेते हैं तो क्या खाने की इच्छा होती है, नमकीन। तो इधर साइड वाला हिस्सा, यानी इधर और इधर वाला, ये साइड वाला हिस्सा जो होता है वो नमकीन जो टेस्ट होता है उसको पता लगाने में मदद करता है, ठीक है। और कभी कभी आप लोग बचपन में जब हम लोग इमलियां ज्यादा खा लेते हैं, केरी ज्यादा खा लेते हैं, तो जीभ के साइड हिस्से में हमें क्या होता है, खट्टापन सा लगता है ना, सेंसेशन होता है। तो साइड वाला जो हिस्सा होता है इधर और इधर का, ये हमें क्या लगाता है, खट्टा स्वाद। और सबसे ज्यादा हमें सबसे खाने में कम से कम जो हमको पसंद आता है, यानी हम जिससे इरिटेट होते हैं वो होता है कड़वा। तो कड़वे का जो है टेस्ट हमको पीछे से पता चलता है, जीभ के पीछे वाले हिस्से में, ठीक है। तो ये हमारी जो जीवा होती है ये कंप्लीट होती है। अच्छे से इसको आप पढ़ लेना। तो यहाँ पर आपके दोनों ही हिस्से जो है कंप्लीट हो गए हैं आहार नाल के। पहला मुख था और ये मुख गुहा। इसके बाद जो सेकंड स्ट्रक्चर अब हमारी आती है वो आती है हमारी मुख गुहा के बाद जो आएगी वो है हमारी ग्रसनी। तो ग्रसनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वैसे 10th में आप लोगों ने पढ़ा है कि ग्रसनी जो होती है कीपाकार संरचना होती है, जो कि क्या करती है, भोजन और जो श्वास नली होती है उसको अलग करने का काम करती है। तो लेट्स सी अबाउट ग्रसनी। ग्रसनी क्या कह रही है ना। चलो, और नेक्स्ट पार्ट इज ग्रसनी, है ना। हमारा नेक्स्ट पार्ट हमें जो पढ़ना है वो है ग्रसनी। अब ग्रसनी में देखो क्या होता है। ग्रसनी जो है वो मुख गुहा, ये मुख गुहा थी जिसमें दांत, जो तालू और जो जीवा स्थित थी। तो उसके बाद आने वाली कीपाकार संरचना को हम क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं, ठीक है। तो ग्रसनी जो होती है वो पाई जाती है कीप के समान संरचना है। ये इस तरह से देखो, यहाँ से शुरू होके और ये, है ना। उसके बाद है इसके 3 भाग होते हैं, यानी 3 भागों से मिलकर ये बनी होती है। पहली होती है ए हमारी नासाग्रसनी, दूसरी बी जो है हमारी मुखग्रसनी, और सी हमारी अधोग्रसनी। इन 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। तो देखो कौन कौन सी, ये नासिका है, ये कोई भी व्यक्ति है उसकी ये नासिका है, नासा छिद्र है। उसके बाद ये छिद्र किसमें खुलते हैं, श्वसन तंत्र पढ़ा है हमने, किसमें खुलेंगे, नासा गुहा के अंदर पढ़ेंगे, है ना। अब नासा गुहा के बाद का हिस्सा जो आता है वो क्या कहलाता है, नासा ग्रसनी कहलाता है ना। तो ये नासा ग्रसनी हो गई। फिर ये मुख हो गया, ये होठ है मतलब इस व्यक्ति के,
है ना। उसके बाद ये जो गुफा जैसी स्ट्रक्चर है वो मुख गुहा, मुख गुहा के बाद ग्रसनी का जो पार्ट आता है वो क्या कहलाता है, मुख ग्रसनी। अब अधो मतलब होता है नीचे, तो नासाग्रसनी मुख ग्रसनी के आधार पे जो भाग स्थित होगा वो क्या कहलाएगा, अधोग्रसनी। तो ये तीनों पार्ट, पहला दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों मिलाकर किसका निर्माण करते हैं, ग्रसनी का। समझ आया। अब अधोग्रसनी में नीचे की ओर अंत में क्या होता है, अधोग्रसनी पे दो छेद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, दो छिद्र पाए जाते हैं। आगे वाला छिद्र कहलाता है घाटी द्वार और पीछे वाला छिद्र कहलाता है निगल द्वार। ठीक है। घाटी द्वार जो होता है वो आगे चल के किस में खुलता है, श्वास नली के ऊपर, और निगल द्वार जो है वो आगे चल के क्या कहलाता है, किसमें, किस पाइप के अंदर खुलता है, ग्रास नली के अंदर। ग्रास नली में क्या जाता है बेटा, भोजन, और इसमें श्वास नली में क्या जाती है, वायु। बात समझ में आ रही है। तो ये दो छिद्र जो पाए जाते हैं, यानी ये अधोग्रसनी जो होती है उसके नीचे वाले पार्ट के अंदर गलेट या निगल द्वार जो होता है वो ग्रास नली में खुलता है, यानी ये भोजन, ये पाचन तंत्र का पार्ट हो गया, और ये हमारा श्वसन तंत्र का पार्ट हो गया घाटी द्वार। अब घाटी द्वार के अग्र सिरे पर एक उपास्थि से बनी हुई संरचना पाई जाती है जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। एपिग्लोटिस जो होता है उसका काम ये होता है कि जैसे ही आप लोगों ने क्या किया, भोजन लिया, राइट, भोजन जो है वो, अब यहाँ तो दोनों रास्ते एक हो गए भाई, वायु आएगी उसका रास्ता भी यही है और भोजन आ रहा है उसका रास्ता भी यही है। ठीक है। तो जैसे ही भोजन लिया तो भोजन जो है उसके पास ऑप्शन है कि वो श्वास नली में भी जा सकता है और निगल द्वार में भी जा सकता है। तो जैसे ही आप भोजन लेते हो तो क्या होता है, ये घाटी द्वार जो है किसको ढक लेता है, इस श्वास नली को, यानी ये जो हमारा एपिग्लोटिस जो है इस घाटी द्वार को ढक देता है, बंद कर देता है। तो अब भोजन के पास ऑप्शन क्या रहा, इस खड्डे में जाने का, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि ग्रसनी जो होती है ये क्या करती है, ग्रसनी का आधारीय जो पार्ट है अधोग्रसनी, उसी में ये क्रिया हो रही है ना। तो हम ये कहेंगे कि ग्रसनी जो है वो हमारे जो भोजन के लिए जो पाचन तंत्र वाला पार्ट है या जो भोजन का मार्ग है उसको किससे अलग करती है, वायु मार्ग से अलग करने का काम करती है। समझ में आ गया। तो ये दो छिद्र थे, कौन कौन से, सॉरी, घाटी द्वार हो गया और इधर निगल द्वार। इसके अलावा भी जो है ग्रसनी के अंदर क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। वो कौन से होते हैं, एक जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी ये वाले हो गए और एक जोड़ी ये वाले, मतलब दो दो छिद्र पाए जाते हैं। अब देखो सबसे पहले मैं बताती हूँ नासा छिद्र। नासा छिद्र, ये नासा गुहा है, आपको पता है हड्डी के द्वारा दो हिस्सों में बटी हुई है, इस तरह से हड्डी है ना। तो अब ये दो हिस्सों में नासा गुहा बटी हुई है, तो एक छेद ये, एक ये छेद, तो ये जो छेद होते हैं ये क्या कहलाते हैं, नासा छिद्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नासा छिद्र। क्या है नासा गुहा बेटा, दो हिस्सों में बटी हुई है। नासा गुहा हिस्सों में बटी हुई है, दो हिस्सों में, और इसके ये जो छेद है वो नासा ग्रसनी में इस तरीके से खुल रहे हैं ना यहाँ पर। तो ये जो छिद्र होते हैं इन्हें नासा छिद्र कहा जाता है। अब मैंने आपको बताया था, जो हमारा सेकंड वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें मैंने मुख गुहा के बारे में बताया था, तो मैंने कहा था कि मुख गुहा में जैसे आप कार्टून देखते हो तो कार्टून जब चिल्लाता है तो उसके दो ऐसे लटके हुए दिखते हैं ना पीछे, वो जो उत्तकीय संरचना होती है उसको क्या बोला जाता है, वीलम पैलेटाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वीलम पैलेटाइन। समझ आ रही है बात। तो ये वीलम पैलेटाइन इस तरह से यहाँ पर लटका हुआ होता है, ऊपर कोमल तालु के पीछे वाला हिस्सा किसका, आगे वाला तो कठोर तालु होता है। मुख गुहा की छत किसके द्वारा बनी होती है बेटा, तालु के द्वारा बनी हुई होती है, राइट, तालु से ही बनी हुई होती है। तो आगे वाली तो कैसी होती है, कठोर तालु, और पीछे वाली जो होती है कोमल तालु, जो उत्तक से बनी हुई होती है। तो इसी पे कोमल तालु पे ही एक उत्तकीय संरचना लटकी हुई रहती है इस तरीके से, जिसे क्या बोला जाता है, वीलम पैलेटाइन। ठीक है। जैसे ही हम क्या करेंगे, भोजन लेंगे, है ना, इस तरीके से, तो ये जो वीलम पैलेटाइन है ये ऊपर होके किसको ढक देगी, इन नासा छिद्रों को ढक देगी, जिससे भोजन क्या होगा, नाक, हमारी नासा गुहा के अंदर नहीं जाएगा। कभी कभी हम लेट के पानी पीते हैं ना, तो नाक में चले जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि ये वीलम पैलेटाइन, ये जो उत्तकीय संरचना आपको दिख रही है, ये इन छिद्रों को ढक नहीं पाती। समझ में आ गया। तो ये तो हो गया। उसके बाद तो ये हमारा हो गया ये वाला हिस्सा, समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट हम समझते हैं
दो छिद्र और होते हैं, एक जोड़ी बोला मतलब दो छिद्र होते हैं। यूस्टेकियन नली का छिद्र, ये कान के छिद्र होते हैं। हमारा इधर वाला और इधर वाला जो कान होता है, आप लोग सोचते होंगे कभी कभी हम लोग जो ईयर ड्रॉप डालते हैं कान में डालते हैं, लेकिन गले में हमें कड़वा कड़वा लगता है। उसका रीजन यही होता है बेटा कि ये जो कान होता है ना, हमारे जो ये इस तरह से कान बने हुए हैं, तो इनके जो दो छिद्र हैं, इधर वाला और उधर वाला, वो क्या होता है, किसमें खुलता है, ये हमारी जो ग्रसनी होती है उस वाले हिस्से में खुलते हैं। ये इसलिए छिद्र पाए जाते हैं क्योंकि कान के पर्दे पे जो दाब लगता है, वो दाब क्या किया जाता है, इन छिद्रों के द्वारा मेंटेन किया जाता है। कान की जब संरचना पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे यूस्टेकियन नलिका पाई जाती है कान के अंदर। वो नलिकाओं के दोनों के छिद्र जो है हमारे ग्रसनी से क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो इस तरह से यूस्टेकियन जो छिद्र होते हैं वो भी कान के नलिका के जो है वो पाए जाते हैं, जो कि खुलते कहाँ पर, ग्रसनी के अंदर। और उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है कि वो क्या करते हैं, वो काम ये करते हैं कि वायु दाब को कान के पर्दे पे मेंटेन किया जाए। अगर नहीं करेगी तो कान में से खून निकल, कान का पर्दा फट जाएगा और कान में से खून निकलना शुरू हो जाएगा। इसलिए वायु दाब को मेंटेन करना बड़ा जरूरी होता है। इसीलिए ये दो छिद्र यहाँ पर ग्रसनी के अंदर इधर और इधर अंदर की तरफ पाए जाते हैं। तो ये हमारा ग्रसनी जो है वो कंप्लीट होता है। ग्रसनी के बाद जो है देखो, अब यहाँ पर मैंने कहा कि ग्रसनी के अंदर दो, यहाँ पर अधोग्रसनी में दो छिद्र पाए जाते हैं। घाटी द्वार तो सांस नली में खुलता है, तो हमको श्वसन तंत्र तो हम पढ़ नहीं रहे, तो इससे हमें कोई मतलब है नहीं, है ना। हम क्या पढ़ेंगे अब, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, पाचन तंत्र का हिस्सा। तो ये जो निगल द्वार होता है, ये यहाँ पर एपिग्लोटिस होता है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ही हमारे लिए। तो ये निगल द्वार होता है। निगल द्वार जो होता है वो आगे चल के एक लंबी सी संरचना के अंदर खुलता है, जिसे क्या बोला जाता है, ग्रास नली बोला जाता है। ये ग्रास नली क्या काम कर रही है, किसके बीच है बेटा, ऊपर क्या है इसके ग्रास नली के, ये वाला हिस्सा कौन सा है, ग्रसनी का पार्ट है, और नीचे यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, आमाशय। तो मैं कहूँ ग्रास नली का काम बताइए, तो ग्रास नली क्या कर रही है, ग्रसनी से भोजन को कहाँ पहुंचा रही है, आमाशय तक पहुंचाने का क्या कर रही है, काम कर रही है। तो ग्रास नली जो होती है एक पाइप जैसी संरचना होती है, जो कि अधोग्रसनी में कौन से छिद्र, निगल द्वार से शुरू होती है, ठीक है। और ग्रसनी में जो भोजन, यानी सबसे पहले भोजन हमने मुख में लिया, मुख से कहा, मुख गुहा में आया, दांतों के द्वारा चबाया, लार ग्रंथियों ने लार डाली, फिर उसके बाद निगल द्वार से होता हुआ कहाँ आएगा, ग्रास नली के अंदर आएगा, और ग्रास नली इस भोजन को कहाँ पहुंचाएगी, आमाशय, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि ग्रास नली के अंदर क्रमानुक्रंचन जो है वो गतियां पाई जाती है। तो देखो अभी हम लोग नेक्स्ट शुरू करते हैं, हमारा टॉपिक वो है ग्रास नली। देखो नेक्स्ट हमारी जो स्ट्रक्चर आती है पाचन तंत्र में, वो आती है हमारी ग्रासनाल। ग्रासनाल जो है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है वो मानी जाती है। काम भी मैंने बताया है कि ये ग्रसनी जो होती है ना, ग्रसनी को अमाशय से जोड़ने का काम करती है, या हम बोलें कि ग्रसनी से भोजन को अमाशय तक पहुंचाने का काम करती है। तो लंबी एक जो है पाइप के समान संरचना होती है, ठीक है। अब है इसके अंदर देखो कि ये बनी किसकी होती है, तो देखो इसके अंदर कंकाली पेशियां पाई जाती है। कुछ कंकाली पेशियां पाई जाती है, उसकी वजह से उनमें क्रमानुकुंचन गति होती है। बेटा क्रमानुकुंचन का मतलब है कि जैसे ही यहाँ पर भोजन का पार्ट है, तो ये यहाँ से क्या होगी, सिकुड़ेगी। सिकुड़ेगी तो भोजन कहाँ खिसकेगा, आगे से आगे खिसकेगा, भोजन यहाँ आया तो ये वाली जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएगी और फिर यहाँ से सिकुड़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से सिकुड़ना, रिलैक्स होना, सिकुड़ना, रिलैक्स होना, सिकुड़ना, रिलैक्स होना, तो ये क्रमानुकुंचन गतियां पाई जाती है, जिसकी वजह से ही भोजन ऊपर से क्या होता है, नीचे तक आ पाता है। समझ आ गया। फिर उसके बाद देखो ग्रासनाल जो है उसके अंदर कौन कौन सी पेशियां पाई जाती है, तो ऊपर वाला 1/3 पार्ट है, उसमें ऐच्छिक पेशियां पाई जाती है। ऐच्छिक पेशियां बोले हम, या फिर रेखित पेशियां बोले हम, या कंकाली पेशियां बोले, वो पाई जाती है। फिर बीच का जो 1/3 पार्ट होता है उसमें कंकाली और चिकनी, यानी रेखित और अरेखित दोनों ही पेशियां पाई जाती है। कंकाली पेशियां वो पेशियां होती है जो हमारी इच्छा से काम करती है, और चिकनी पेशियां या अरेखित पेशियां ऐसी होती है जो अनैच्छिक होती है, मतलब हम हमारी इच्छा से काम नहीं करवा सकते उनसे, ठीक है। तो चिकनी जो होती है वो चिकनी है, वो तेज है, वो हमारी इच्छा से काम
नहीं करेगी। तो चिकनी पेशी और कंकाली पेशियां दोनों पाई जाती है। लास्ट अमाशय से अमाशय के आसपास का जो हिस्सा होता है ना, ग्रास नली का 1/3 पार्ट वो चिकनी पेशियों का बना होता है। किसका? चिकनी, यानी अरेखित पेशियों का बना होता है और अनैच्छिक होता है। हमारी इच्छा से वर्क नहीं किया जाता। ये अब दिख रहा होगा आपको, है ना, साफ से। फिर उसके बाद आता है, हम बात करते हैं किसकी, समझ में आ गया ये अच्छे से? ऊपर वाला कंकाली पेशियां, फिर कंकाली प्लस चिकनी, फिर नीचे वाला चिकनी, है ना। तो इस तरीके से जो वर्क होता है इन पेशियों की वजह से ग्रास नली जो है वो अपना कर पाती है। उसके बाद देखो ग्रास नाल की ओतकी हम पढ़ेंगे। ग्रास नाल की ओतकी में क्या होता है बेटा, उसको पढ़ने से पहले एक चीज और समझो। अभी मैंने कहा कि ये जो ग्रास नाल है या ग्रास नली है वो जाके किस में खुलती है बेटा? अमाशय में। अमाशय में भोजन का स्टोर होता है, भोजन का पाचन होता है, जिसको हम पेट कह देते हैं जनरली भाषा के अंदर, है ना। तो अमाशय, और ये मान लो अमाशय शुरू हो रहा है थैली जैसी स्ट्रक्चर, और ये है हमारी क्या? ग्रास नली, है ना। तो ये जो ग्रास नली यहाँ पर खत्म हो रही है इस जगह, है ना, और ये अमाशय यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो अमाशय का जो पहला हिस्सा होता है जठर आगम, तो जठर आगम और इस ग्रास नली के बीच में एक संकोचनी पाई जाती है, मतलब पेशीय संरचना पाई जाती है, जो अगर भोजन ग्रास नली से एक बार अमाशय में चला गया तो उसको वापस कहाँ आने से रोकती है? ग्रास नली में आने से रोकती है, और इसे बोलते हैं हम जठर आगम संकोचनी बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये क्या करती है, ये कपाट एक ऐसा कपाट है या ऐसी संकोचनी है, ऐसी पेशीय संरचना है जो भोजन को क्या करेगी? वापस ग्रास नली से, कहां से? अमाशय से वापस ग्रास नली में आने से क्या करती है? रोकती है। समझ आ गया? फिर उसके बाद है जो ग्रास नली है उसकी ओतकी क्या होती है? ओतकी के अंदर ये है कि ये जो पाइप जैसे स्ट्रक्चर है उसको हम काट लेंगे, उसका हम क्या लेंगे? टीएस लेंगे। जो टीएस है उसको हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे। तो इसको हम देखते हैं। तो देखो ओतकी के अंदर हम ग्रास नाल की जो काट होती है उसके बारे में बेटा पढ़ेंगे। तो जो है इसके अंदर सबसे पहला जो स्तर आपको दिख रहा है, वो अगर हम काटते हैं तो हमको 4 परतें ग्रास नल की, जैसे ये ग्रास नली है इस तरीके से, इसको हमने ऐसे काटा, है ना। आप लोगों ने स्लाइड बनाई है 11th के अंदर, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, तना, जड़, तो आपने उसको कैसे काटा था? ऐसे ही काटा था ना, है ना। तो जब हम ऐसे काटते हैं तो काटने पे हमें 4 स्तर दिखाई देते हैं। बाहरी बाहरी कहलाता है सीरोसा, दूसरा पेशीय स्तर, तीसरा अनश्लेष्मिका, चौथा श्लेष्मिका। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ से ही आपको इसको समझना जरूरी होगा। ओतकी के अंदर हम लोग काट के बारे में पढ़ते हैं। जब भी ओतकी की बात आए तो आपके ग्रास नाल का तो चलो मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि आगे चल के आपके कोर्स के अंदर अमाशय की ओतकी और छोटी आंत की अनुप्रस्थ काट, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि इसके बारे में नहीं दे रखा, बट फिर भी मैं बता रही हूँ ताकि आपको ये स्तर जो है, क्योंकि चाहे आप अमाशय पढ़ोगे चाहे आप आंत पढ़ोगे, छोटी आंत, है ना, उसके अंदर आपको ये ही स्तर वापस काम में आने वाले। सीरोसा आएगा आपके काम, फिर पेशीय स्तर काम आएगा, फिर अनश्लेष्मिका और फिर श्लेष्मिका, है ना। तो ये चारों स्तर के जो नाम है वो आपको वहां पे काम आने वाले हैं। मैं यहाँ पे इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको जब वहां समझाया जाए तो आपका फिर से रिवाइज हो जाए, वो अच्छे से समझ में आए। लेकिन आपके दिया हुआ नहीं है ग्रास नाल का, तो लेकिन पर आपका जो अमाशय है और छोटी आंत है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ सकता है, क्योंकि वो है आपके बुक के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, कोर्स के अंदर। तो देखो समझते हैं कि जो है ग्रास नाल 4 परतों से बनी है। पहली परत आती है सीरोसा, एलास्टिन तंतु और संयोजी ऊतक की बनी हुई होती है। सबसे बाह्य परत इसकी क्या कहलाती है? सीरोसा। किसकी बनी है? एलास्टिन तंतु और संयोजी ऊतक। एलास्टिक तंतु आप लोगों ने तंतुओं के प्रकार पढ़े, एक होता है कोलेजन जो श्वेत कलर के होते हैं, और दूसरे होते हैं एलास्टिन पीले तंतु। कोलेजन जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन ये एलास्टिन और जो पीले तंतु होते हैं वो लचकदार होते हैं, है ना। तो एलास्टिन तंतु और संयोजी ऊतक से बनी हुई है। तंतु लचकदार होगे तभी तो वो क्रमानुकुंचन गतियां कर पाएगी, है ना। गति हो ही नहीं पाएगी, सिकुड़ना, रिलैक्स होना तभी संभव है जब तंतु कैसे हो, जो धागे जैसे स्ट्रक्चर है वो कैसी हो? सॉफ्ट हो, इसलिए, है ना। इसलिए इसमें एलास्टिन तंतु पाए जाते हैं। फिर इसके बाद दूसरा स्तर आता है जो होता है कौन सा? पेशीय स्तर। कौन सा स्तर आता है? पेशीय स्तर आता है। अब
पेशीय स्तर जो है वो दो स्तरों से मिलकर बना होता है। सामने ही दिख रहा है आपको, पहला ये बाहर की ओर, ये अंदर की ओर, ये दो स्तर से मिलकर बना होता है। बाहर वाला अनुदैर्ध्य और अंदर वाला वर्तुल। वर्तुल मतलब ऐसे गोलाकार, ये वर्तुल है, और अनुदैर्ध्य मतलब ऐसे लंबा। तो ये हो गया कौन सा, अनुदैर्ध्य, और ये हो गया वर्तुल स्तर। समझ में आ गए? तो दो स्तर इसके अंदर पाए जाते हैं, पहला अनुदैर्ध्य, दूसरा वर्तुल। फिर आती है अर्धश्लेष्मिका। नेक्स्ट स्तर आप जो देख रहे हो ना, ये वाला, ये बीच वाला, इसकी बात नहीं कर रही हूँ। ये जो आपको स्नैक जैसा दिख रहा है वो, ये नहीं, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये सबसे मोटा स्तर होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये तीसरा स्तर है, और ये जो दिख रहा है वो चौथा स्तर है। तो ये जो सबसे मोटा वाला होता है अंधश्लेष्मिका इसे कहा जाता है। ये मोटा है, उत्तक है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, जैसे मैंने रक्त वाहिनी बनाई, रक्त वाहिनी क्या होती है, धमनी, शिरा, केशिका, है ना। फिर लसिका वाहिनी होती है जो लसिका को यानी छने हुए रक्त को लेके जाती है, और इसके अंदर तंत्रिका जो होती है वो भी पाई जाती है। तो इस तरीके से ये हमारे जो तीसरे स्तर है वो जो है वो पाया जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा लास्ट जो स्तर है वो है श्लेष्मिका स्तर। श्लेष्मिका स्तर जो है स्तरित शल की उपकला से बना होता है। शल की उपकला क्या होती है बेटा, चपटी होती है। और स्तरित बोला है मतलब यहाँ पर नीचे वाला आधार तो क्या होगा, शल की यानी चपटी कोशिकाओं का बना होता है, और ऊपर स्तंभाकार या फिर जो आपके घनाकार कोशिकाएं हैं वो आ सकती है। आप लोगों ने उत्तक का प्रकार पढ़ा है 11th के अंदर, उसके अंदर, है ना। तो स्तरित शल की उत्कला होती है। फिर इसके अंदर क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होती है, जो कि क्या किया जाता है, क्योंकि ये अंदर की तरफ इस तरह आएगा तो बाल जैसी स्ट्रक्चर होगी, तो क्या होगा, भोजन के अंदर जितने भी जीवाणु वगैरह या अवशिष्ट आएगी उनको क्या किया जाता है, पकड़ लिया जाता है। फिर उसके बाद आता है ये जो आपका स्तर दिख रहा है ग्लोबलेट, इसके अंदर ये जो आपका अंदर ही अंदर वाला स्तर कौन सा है बेटा, श्लेष्मिका स्तर। इसके अंदर जो आपको कोशिकाएं मिलती है स्पेसिफिक टाइप की, उन्हें कहा जाता है गॉबलेट या श्लेष्मा कोशिकाएं हैं। वो किसका स्त्रवण करेगी, श्लेष्मा का स्त्रवण करेगी। इसीलिए भोजन यहाँ पर क्या होता रहता है, चिपचिपा हो जाता है, जिससे अंदर तक निगलने में क्या होती है, सुविधा होती है। तो बात समझ में आ रही है। 4 स्तर होते हैं, सबसे बाहर सिरोसा जो कि संयोजी इलास्टिन तंतुओं का बना होता है। तीसरा पेशियों का बना स्तर, और इसमें पेशियां जो है वो दो तरीके की मिलती है, अनुदैर्ध्य यानी लंबवत, वर्तन यानी गोलाकार। फिर तीसरा जो है सबसे बड़ा स्तर होता है जिसे हम अंधश्लेष्मिका कहते हैं, और अंधश्लेष्मिका सबसे मोटा होता है, और इसके अंदर उत्तक के अलावा रक्तवाहिनी, लसिका वाहिनी, तंत्रिका जो होती है वो पाई जाती है। और चौथा हमारा जो स्तर होता है वो होता है श्लेष्मिका स्तर। और श्लेष्मिका स्तर के अंदर जो अंदरी अंदर वाली है, और इसके ये शल की स्तरित शल की उपकला की बनी हुई होती है, प्लस इसके अंदर क्या होती है, ग्लोबलेट जो होती है वो कोशिकाएं पाई जाती है। ग्लोबलेट कोशिकाओं की वजह से श्लेष्मा का क्या होता है, स्त्रवण किया जाता है। और किन क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि कौन सी गतियों के कारण ये जो ग्रास नली होती है भोजन को ग्रासनी से आमाशय तक पहुंचा पाती है। तो आंसर इज क्रमानुकुंचन गतियां, जिसमें एक बार सिकुड़ना, एक बार रिलैक्स होना, एक बार सिकुड़ना, एक बार रिलैक्स होना होता है। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से ये हमारी ग्रास नाल की ओतकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो इसको आप पढ़ लें ढंग से। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे अमाशय, और अमाशय के बाद हम लोग पढ़ेंगे आंत।